अंतिम स्वरूप देने के दिन संसदीय राजभाषा समिति की मीटिंग थी। उस वक्त मैंने कुछ विचार रखे थे। मैं मानता हूं कि मैं फिर से इसको दोहराना चाहता। बहुत विविधताओं से सभर हमारा देश है, ढेर सारे प्रदेश है, ढेर सारे केंद्र शासित प्रदेश है। सबका अपना अपना गौरवपूर्ण इतिहास है और सब इतिहास अलग अलग भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में संभला हुआ पड़ा है। उड़ीसा का भी एक इतिहास है। अभी मुझे हमारे उपाध्यक्ष महोदय मिले थे, उन्होंने हिंदी में पूरे उड़ीसा के इतिहास का अनुवाद कर कर उपलब्ध कराया है। तो मैंने तो सुझाव किया था, उन्होंने सबसे पहले महाताब जी ने उसका पालना भी कर दिया है। मेरा सभी देश के लोगों से निवेदन है, इसमें सरकार भी अपना योगदान जरूर देगी, काम भी करेगी। देश के हर प्रदेश का जो इतिहास स्थानीय भाषा में है उसका अनुवाद और भावानुवाद दोनों राजभाषा में होना चाहिए, जिससे एक राज्य नहीं पूरा देश इस इतिहास को पढ़ सके। जो संग्राम महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी के नेतृत्व में, शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज के लिए हुआ, जो संग्राम गुजरात के अंदर हुआ, वो सारी चीजें जानने का देश के हर बच्चे को हक है। और वो तभी जान सकता है जब इसका राजभाषा में अनुवाद हो। और इसीलिए गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि भारतीय संस्कृति एक विकसित शतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषा है और कमल हमारी राजभाषा है। कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने हमारी विविधता को एक अलंकृत भाषा में हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। भारतीय भाषाओं में जो पत्रकारिता हुई पूरे आजादी के आंदोलन तक, 1857 से लेकर 1947 तक भारतीय भाषाओं में हुई पत्रकारिता, राजभाषा में हुई पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम उसका भी संकलन करने वाले हैं। और कई सारे संग्रामों का इतिहास, छोटे छोटे संग्राम जो देश भर में सालों तक हुए, 100 साल में, वो सभी का इतिहास स्थानीय भाषाओं में है, उसका भी अनुवाद हम करने वाले हैं। मित्रों, कई लोग अलग अलग तरह से इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि हमारी स्वभाषा और राजभाषा वो व्यक्तित्व के बढ़ावे के लिए बाधक बन सकती हैं। मैं अभी भी कहता हूं, मातृभाषा से ज्यादा अच्छा माध्यम ज्ञान की अभिव्यक्ति का कोई हो ही नहीं सकता। और जब ज्ञान आपके पास है, अभिव्यक्ति आप जिस भाषा में सोचते हो वही भाषा में आप करते हो, तो इससे अच्छा समझाने का कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। और मैं आज भी कहता हूं कि पुरुषोत्तम दास टंडन हो या महात्मा गांधी, इसीलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में स्वभाषा में हो, इस पर बहुत बड़ा बल दिया था। क्योंकि वो जानते थे कि बच्चा जो घर में भाषा बोली जाता ही है वही भाषा से सोचता है। इसकी सोचने की प्रक्रिया, सुनने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया वही भाषा में होता है। और जब ये अभिव्यक्ति करता है तब उसके दिमाग पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए कि अपनी भाषा से दूसरी भाषा में वो अभिव्यक्ति को, वो उसका अनुवाद दिमाग में करे। तो साहजिक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है अभिव्यक्ति जब अपनी भाषा में होती है। अभी बहुत लंबे समय के बाद नई शिक्षा नीति लेकर देश के प्रधानमंत्री आए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा में स्थानीय भाषा और राजभाषा के लिए विशेष महत्व देने का
काम किया है, उसको समाहित किया है, बहुत महत्व दिया है। ग्रेड 5 तक की शिक्षा को घर की भाषा मातृभाषा में हो, इसका आग्रह रखा गया है। भारतीय भाषा को पढ़ने के लिए और सीखने के लिए हर स्कूल स्तर पर उच्च शिक्षा के स्तर पर भी एकीकृत करने की बात करी। और जो तकनीकी कोर्स है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें 5 भाषाओं में अभी 8 राज्य के 14 कॉलेज पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इसकी शिक्षा देने की शुरुआत करेंगे। उसके लिए उच्च स्तर की एक कमेटी भी बनाई गई है, जो पूरे अभ्यासक्रम का अनुवाद भी करेंगे और भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना भी करने की योजना नई शिक्षा नीति में रखी गई है, जो मुझे लगता है कि हमारी भाषाओं को एक लंबे समय तक बल देगी। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी स्वभाषा में, राजभाषा में पढ़ सके। ढेर सारी चीजों को मैंने तो कुछ ही बताई है, नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने समाहित कर हमारे आंदोलन को गति देने का, बल देने का बहुत बड़ा प्रयोग किया है। और एक जमाना था जब भारत के नेता विदेश में जाते थे तो वहां जो बोलते थे वो शायद ही देश समझ पाता था, मगर सबसे पहले अटल जी ने शुरुआत की और नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक रवायत बना दिया है कि जहां भी जाएंगे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएंगे, हम अपना वक्तव्य भारतीय भाषा में ही देंगे, राजभाषा में ही देंगे। इससे बहुत बड़ा फर्क राजभाषा के गौरव को प्रस्थापित होने में। ढेर सारे लोगों के मन में जो संकोच था, लघुता ग्रंथि थी, उसका निवारण हुआ। मैं आपको कहता हूं, गृह विभाग में अब अन्य भाषा में फाइल भेजना में संकोच होने लगा है। सोच का परिवर्तन होता है तो कैसे होता है? पहले हिंदी भाषा में फाइलें नहीं आती थी, अब अन्य भाषा में फाइल भेजने में भी संकोच होता है। अरे बहुत जल्दी थी, टाइपिस्ट नहीं था, वगैरह 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 कर भेजते थे। तो परिवर्तन जब होता है तब मानस परिवर्तन भी होता है, और हमारा दायित्व है कि जनमानस का परिवर्तन करना हमारी जिम्मेदारी है। जनमानस का परिवर्तन, मैं एक बहुत सरल उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों, देश भर में जब कोरोना का आफत आई, कुछ अकेले हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में आई थी, चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने यह लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। कोई मुझे पूछेगा कि लड़ाई में हम सफल क्यों हुए, तो मेरा एक सीधा साधा एनालिसिस है कि दुनिया भर के देश ये लड़ाई को इस तरह से लड़े कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकारें लड़ी, मगर भारत इस लड़ाई इस तरह से लड़ा कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ की जनता एकमुश्त एकजुट होकर लड़ी, इसलिए हम विजयी हैं। कम से कम क्षति के साथ इसमें से बाहर हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जी ने लगभग अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपालों के साथ, व्यापारी मंडलों के साथ, डॉक्टरों के साथ और देश की जनता को संबोधित करने के 35 से ज्यादा प्रयास किए, और सभी के सभी राजभाषा में करे तो इसका नीचे तक पहुंचना सुनिश्चित होगा। और इसके कारण देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ने का एक वातावरण बना, जनता एकजुट हुई, और आज हम कह सकते हैं कि कोरोना के प्रकोप से हम धीरे धीरे बाहर आने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।